स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसएक्स का जो स्टारशिप ऑर्बिटल लॉन्च पैड जो बुम हो गया उसके बारे में समझते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ मेन इवेंट में यानी कि 2023 में जब लॉन्च किया गया था। तो ये सारा चीज़ को डिस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब एकदम काम खत्म, पूरा लॉन्च पैड एरिया अगल-बगल सब चीज़ को बूम कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज किया है अगल-बगल वाला सारा चीज़। मतलब ये समझिए टैंक फार्म के पीछे हाई प्रेशर गैस कैनिस्टर्स है, उस पे भी गिर गया था ब्लॉक। और थोड़ा-सा अगर और वेट रहता उसका या थोड़ा-सा अलग एंगल पे गिरता, चांसेस है वो सब भी डैमेज कर देता। बहुत डैमेज हुआ, मतलब कि जहाँ पे रॉकेट इग्नाइट किया गया था उसके अगल-बगल धड़-धड़ सब जगह डैमेज है। पूरा 360, ऐसा नहीं कि एक एंगल में डैमेज हुआ, नहीं, सब जगह साफ कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो गड्ढा खोद दिया, खोद के गड्ढा कर दिया है, बहुत बड़ा एरिया साफ किया। और यहाँ पे सबसे बड़ा चांस है कि इसी को माना जा रहा है कि सबसे मेन रीज़न है कि स्पेसएक्स का लॉन्च फेल क्यों हुआ। क्योंकि बात ये है कि ये जब डिब्री उड़ रहे थे तो पहली बात, ये डिब्री पावरफुल है। पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बात स्पीड है और वजन है, कंक्रीट भारी होता है। आप उस पे इतना प्रेशर से उसमें हॉट गैसेस डाल रहे हैं, वो जब टूट के निकल रहा है तो वो बहुत स्पीड पे चल रहा है। और उसका असर ये पड़ा कि वो बहुत सारे इंजन बैन पर भिड़ा है। 3 इंजन को तो शुरू में ही खराब किया और उसके बाद बात आ रहा है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर यूनिट करके पॉड्स हैं, वो पॉड्स में एक पॉड को तबाह कर दिया। यही मतलब घूम फिर के सब यही आ रहा है कि जितना भी डैमेज हुआ कि किस कारण से ये ऑर्बिट नहीं पहुंच पाए, चांसेस है 99% का कारण यही है। अभी एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, उन्होंने सारा रिलीज नहीं किया जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाला जाए, लेकिन 99% सबको श्योर होगा यहीं से बिगड़ा है। कितना बिगड़ा है वो बात अलग हो सकता है, लेकिन सारा चीज़ जो बिगड़ना शुरू हुआ वो यहीं से हुआ। मतलब इनका जो ये मतलब लॉन्च पैड ही सबको तबाह मचा डाला। और ये समझिए कि जैसे ही रॉकेट लॉन्च हो रहा उसी टाइम अगर इतना डैमेज होता था, रॉकेट था बोरोड टाइम पे, यानी कि वो कितना ऊपर जाता है वो भगवान भरोसे ही था। वो जैसे गया और जैसे जैसे जा रहा था ऊपर और डैमेज बढ़ते जा रहा था, एक एक इंजन करके स्प्लटर करने लगे, कुछ कुछ इंजन बंद होने लगे। बोले डैमेज हालत में अगर आप निकलते हो कहीं रेस में दौड़ने के लिए, ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तो यही हुआ। और यहाँ पे सबसे और बात बार बार घूम फिर के सामने आ रहा है कि स्पेसएक्स को पता था कि ये सीमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सीमेंट पे काफ़ी हल्ला किया गया था कि मतलब एकदम रोबस्ट सीमेंट है, बहुत हाई प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, बंकर बनाने में यूज़ किया जाता है। लेकिन इन्हें भी पता था, क्योंकि जब 50% स्टैटिक टेस्ट किए होंगे तो दिखा होगा, कुछ साइंस दिखे होंगे कि लगता नहीं है चलेगा। इनका था कि एक लॉन्च तो संभाल लेना चाहिए, ये इनका गेस था। इनको पता था ये नहीं चलने वाला है, डेवलपमेंट कर रहे थे कि दूसरा सोल्यूशंस लगाएंगे, लेकिन इनका था कि एक लॉन्च करके निकाल देते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो जो बाद में होगा देखा जाएगा, वो बहुत ज़्यादा चीज़ दिखा दिया। तो ये हुआ मेन इवेंट। अब बात करते हैं कि इतना बुरा हालत कैसे हो गया। तो हिसाब ये है कि इलॉन मस्क सस्ता बचा होना चाहता था, पैसा बचाना चाहता था, इसीलिए स्पेसएक्स सक्सेसफुल हुई है कि स्पेसएक्स जहाँ पे पैसा बचा सकते हैं बचाते हैं, लेकिन हर जगह पे ये गैम्बल सही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे समझिए कि नासा जो है बहुत सारे जगह पे लैंड लेके रखा हुआ जहाँ पे लॉन्च पैड बनाए गए हैं। तो बात है कि बहुत सारा लॉन्च पैड ऐसे जगह पे है जहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट सरफेस पे है, यानी कि आप थोड़ा सा कुछ मीटर ही खोदेंगे पानी आना शुरू हो जाएगा, वाटर टेबल बहुत ऊपर है। तो उस सब जगह पे इस तरह के ये बनाए जाते हैं रेस प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरा एक पहाड़ बनाना पड़ता है और उसको मतलब ये करके उसके ऊपर रॉकेट रखते हैं, तो फिर ये पहाड़ एज ए ट्रेंच बिहेव करता है। तो वही समझिए। और मतलब नासा ऐसा करता आ रहा है, बहुत सारी और कंपनी भी ऐसा ही करती आ रही है कि वो ट्रेंच बनाती है जहाँ पे अगर उनका हम गड्ढा नहीं खोद सकते तो एक प्लेटफॉर्म बनाती है और प्लेटफॉर्म को पहाड़ से कवर करती है, ताकि वो पहाड़ में कहाँ पे चैनल दे देते हैं तो वहाँ पे उनको मिल जाता है कि मेरा एग्जॉस्ट इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो ये नॉर्मल है, ये क्या बोलते हैं, फ्लेम ट्रेंच बनाना नॉर्मल चीज़ है और फ्लेम ट्रेंच से आधा से ज़्यादा समस्या सॉल्व हो जाता है। ये कॉमन चीज़ है, लेकिन महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा एक पहाड़ बनाना है जिस पर रॉकेट जैसा भारी चीज़ रह सके और वो उतना ऊपर उठाएंगे। मतलब कि आप देखेंगे नासा का क्रॉलर जब भी वो पहाड़ पर चलता है बहुत स्टीप एंगल है, तो वही समझिए कि महंगा बहुत होता है, लेकिन वहाँ पैसा बचाना चाह रहे थे। और फिर वही वाला कि कॉमन सेंस आपका वही है ना कि नीचे गड्ढा क्यों नहीं खोद देते, बात वही है, गड्ढा खोदने में वाटर टेबल बहुत नीचे है, मतलब बहुत ऊपर सरफेस के पास है, तो वहाँ सीधे पानी रिसने लगता। और दूसरा एक भी दिक्कत है कि ये जगह जिस जगह पे बोका चिका है, जो लॉन्च साइट है, वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया है। वाइल्ड लाइफ एरिया में आपको कोई ऐसा नहीं बोलता कि पूरा एक पहाड़ जैसा गड्ढा खोद दो, वो आपको नहीं मिलेगा अलाउ करने। तो वही साला मतलब सारा चीज़ का हिसाब बनता है कि चांसेस नहीं था कि इन्हें परमिट मिलना था, या अगर मिलता भी तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन हुआ और इलॉन मस्क शुरू में ही बोल रहे थे कि मे बी दिस विल बी अ बैड डील। वो उन्हीं का ट्वीट में है, मतलब बाकी चीज़ हटा दो, उन्हीं का ट्वीट में है कि गेस किए थे कि शायद ये बैकफायर कर सकता है, कर गया बैकफायर। और इसमें इतना ज़्यादा डैमेज, मतलब ये आप जो देख रहे हैं जितने भी रॉकेट लॉन्च आप देखते हो उसके प्लूम्स जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, खासतौर पे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। जिसमें सॉलिड बूस्टर रहता है उसमें वाइट रहता है। ये कलर आपको जनरली देखने नहीं मिलेगा। तो ये कलर कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्क्रीट है,
ये कंक्रीट जो उड़ाया, तो पहले हुआ क्या होगा कि मतलब जो लोगों का गेस है कि कंक्रीट में कहीं माइक्रो क्रैक बना। अब माइक्रो क्रैक पे पड़ क्या रहा है? पड़ रहा है रॉकेट एग्जॉस्ट। वो क्या है? वो एक समझिए प्लाज्मा टॉर्च है। जैसे आप प्लाज्मा टॉर्च से स्टील काटते हैं, वो हो रहा है उस पे। तो वो क्रैक धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्रैक जैसे बड़ा हुआ, अंदर एग्जॉस्ट पहुंच गया। अंदर क्या है? मिट्टी। वो मिट्टी को अंदर से पुश करने लगा, मतलब कंक्रीट है, संभाला हुआ क्रैक पड़ा, अंदर गया, अंदर वो हाई प्रेशर चेंबर बन गया, वहां पे वो बूम कर दिया। वो जैसे टूटा, तो ये सब आप देख रहे हैं। इसीलिए मिट्टी, जैसे लॉन्च जब स्टार्ट होता है, जब तक पैड टिका हुआ था, आपको व्हाइट प्लूम दिखेगा। जैसे ही लॉन्च पैड स्वाहा हुआ, सारा ग्रे हो गया, यानी कि मिट्टी अब नीचे से उखड़ के आने लगा। तो ये जैसे ही हुआ, उसके बाद समझ में आ गया भैया काफ़ी डिब्री। और ये देखिए समुंदर है, समुंदर तक में पत्थर गिर रहे हैं, इतना लो रेजोल्यूशन वीडियो में दिख रहा है, छपांग छपांग कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि बहुत भारी, कई टन का सामान इधर उधर फेंका गया है। तो ये सीरियस डैमेज हुआ। और ये आप गाड़ी भी देख सकते हैं। जनरली बहुत सारे लॉन्च पैड में होता है कि गाड़ी उड़ी है, ये सब डैमेज होता है, लेकिन जनरली अकूस्टिक डैमेज होता है या थर्मल डैमेज होता है, आग लग जाना या शॉकवेव से डैमेज होना। ये रेयरली होता है कि पत्थर उत्थर आके भिड़ने लगे, ये एकदम रेयरली होता है। कब रेयरली क्या कहें, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे इस तरह का सिस्टम, वहाँ ये होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो किया था, बहुत ज़्यादा डिब्री फेंकना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। तो इसका मेन फिजिक्स का कारण था कि ये परपेंडिकुलर चल रहे थे, यानी कि इनका रॉकेट का एग्जॉस्ट देखिए और ये प्लेन है। ऐसा कोई कभी नहीं करता, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं रखा जाता, हमेशा एंगल रखते हैं ताकि वो निकल जाए। ये जैसे नासा वाला है, उसके पीछे में एक स्लोप दिया हुआ है कि जैसे ही रॉकेट एग्जॉस्ट आएगा, आपको कभी ऐसे आप किए तो गए, यही जो ना स्पेसएक्स किया, ऐसे किए तो आप गए। आपको हमेशा उसका एंगल देना है। तो यहीं पे सारा खेला ज्योमेट्री में यहीं हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर चल रहे थे कि हम फ्लैट रखते हैं। नहीं सर जी, फ्लैट रखेंगे तो फिजिक्स आपकी बैंड बजा देगा, बजा दिया। तो ये समझने वाली बात जरूरी। और ये जो एरिया में पत्थर गिरा रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है। वहाँ पे बहुत रेयर ब्रीड के सी टर्टल्स रहते हैं, बहुत रेयर है, मतलब कि पूरे प्लेनेट में बहुत रेयर है। सब कंट्री उसके लिए मतलब थोड़ा सा चिप इन करता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसको थोड़ा संभाल के रखिए। इसीलिए यहाँ पे आपको शहर वहर नहीं बनते हुए दिखेगा। तो उस जगह पे आप ऐसे बारिश करने लगे हैं पत्थर का, गड़बड़ हो जाएगा सर। अब बात करते हैं एफएए का। तो एफएए का साथ समझिए हिसाब आ गया कि उन्होंने ग्राउंड कर दिया है स्टारशिप को इनडेफिनेटली, यानी कि जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सारा डेटा क्लियर नहीं हो जाएगा, उसको लॉन्च करने का है ही नहीं। मतलब इलॉन मस्क बना के रेडी भी हो जाए, जो कि बात वही था कि उनके पास पहले से बना हुआ है, इसको बस निकाल के फेंको और फिर नया वाले को बना के फेंको। वो मतलब समझिए उसी मतलब यूज़ एंड थ्रो वाले एटीट्यूड पर चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट होगा। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी आपका रॉकेट डेवलप कर जाता है, साइड इफेक्ट है कि पैसा बहुत लगता है, बहुत बर्बाद होता है पैसा उसको करने में। लेकिन अब वो स्पेसएक्स करना चाहता है, वो करना चाहता है, लेकिन बात होता है कि अब सीधा सीधा उस पर स्टैंप पे लॉक लग गया कि भैया अब आपको लॉन्च नहीं करना है जब तक हम पूरा फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, सारा चीज़ को सॉर्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको मुंह नहीं खोलना है चुपचाप से। तो मान लीजिए इनका जो था कि जो शिप था लॉन्च किए थे, दूसरा शिप रेडी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन वो शिप अब लॉन्च नहीं कर सकते जब तक एफएए का ग्रीन लाइट नहीं मिलता, और उसमें टाइम लगने वाला है। तो एफएए का बहुत सारा छोटा छोटा कंप्लेन है, लेकिन एक मेजर कंप्लेंट है कि फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम जो है ट्रिगर किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, रॉकेट अगर आउट ऑफ ये चला जाता है फ्लाइट कॉरिडोर तो उसे ट्रिगर किया जाता है। बात है कि उनको जो डेटा मिल रहा है उस डेटा के हिसाब से कि फ्लाइट ट्रिगर कर दिया गया कि भैया रॉकेट जा रहा है गलत डायरेक्शन पे, इसे बूम करो, वो बूम करने का सिग्नल भेज दिया गया, लेकिन 40 सेकंड बाद फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम रॉकेट को स्वाहा कर पाया। कुछ लोगों का कि मतलब यहाँ पे स्पेकुलेशन है क्योंकि वेदर उतना क्लियर नहीं था, तो वीडियो बहुत अच्छा शार्प नहीं है, लेकिन है कि वो जो करना था, जैसे मतलब सेफ चार्जेस होते हैं जो कहीं कहीं पे डैमेज कर देते हैं रॉकेट को की लोकेशन पे, ताकि रॉकेट टूट जाए, एरोडायनेमिक प्रेशर से ही टूट जाए। वो किया, वो फायर किया, लेकिन टूट नहीं पाया। तो रॉकेट जब धीरे धीरे गिरने लगा और फिर स्पीड पकड़ने लगा, फिर घुलाटी मारने लगा, फिर जाके वो दूसरा मैक्स क्यू पे गया, यानी कि अब थिकर एटमॉस्फेयर से भिड़ने लगा, तब टूटा वो। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि आपको फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम बनाना नहीं आता है। फ्लाइट टर्मिनेशन की मैंने बटन दबाया, साफ हो गया रॉकेट। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बटन दबाया और जी रुको जी होगा, जब होगा वैसे नहीं होगा। ये होना चाहिए था जैसे ही आपका लॉन्च कॉरिडोर से बाहर गया, खत्म सर, काम खत्म। 1-2 सेकंड ठीक है चलता है, लेकिन ये तो वही होता है कि हमने दबा दिया बटन, 40-50 सेकंड बाद हो तो गड़बड़ हो जाता है। और फिर ये बालू की बरसात कर दिया सेफ जोन में, यानी कि जहाँ पे लोग थे। ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कैमरा नहीं, लोग थे वहाँ पे, वो इन्होंने ही डेजिग्नेट किया कि हमारा सेफ जोन है। और वो वहाँ पे बालू कैसे पहुँच गया कि उखाड़ के आप निकाल दिए ना, आपने आपने बालू की बरसात खोद के निकाला है आपने बालू। तो वही हुआ, बहुत गंदा बारिश हुआ। और फिर ये समझिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो बोको चीका एरिया है, वहाँ पे खतरा ये बहुत गंभीर करते जा रहे हैं। ये लॉन्च जेन्युइनली मतलब जो लोग मतलब अरे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोग भी सीरियस हो गए, भाई तो तुम उड़ा ही डालोगे सबको। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एफएए पे भी अब मिसाइल पड़ा जा रहा है, 5 लोग मिसाइल मार रहे हैं। और इनका कारण ये है कि ये प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया में
रॉकेट लॉन्चिंग जैसी सर्विसेज कैसे अलाउ कर दिया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट में है बहुत सारा चीज़। वो लोग मतलब बैंड बजाने की बात सीखे हैं कि वाइल्ड लाइफ एरिया को बस ऐसे लॉल नहीं करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ज़रूरी है। तो उसमें जैसे सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाए, अमेरिकाना बर्ड कंजर्वेटरी हो जाए, सेव RGV हो जाए, सर्फ एरिया, ऐसे ऐसे 5 ऑर्गेनाइजेशन बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब एक उतना पावरफुल नहीं हो, लेकिन 5 ठो मिल जाए कि भैया हम आए के धोएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो इन्होंने यही कर दिया है कि भैया आप FAA पे अब ये मिसाइल मार रही है, स्पेसएक्स पे नहीं कर रहे हैं, ये FAA करेगी। आप अलाउ कैसे कर दिए इनको? लॉन्च परमिट आप दे कैसे दिए इतना डेलिकेट एरिया में? इस एरिया में किसी को आप हाईवे बनाने नहीं देते और यहाँ पे आप सीधे रॉकेट लॉन्च टावर बनाने कैसे दे दिए? तो ये सीरियस समस्या अब FAA पे पड़ा है, ये केस अब चालू हो गया। और इसमें से ये समझिए कि यहाँ पे एक चीज़ जो इलॉन मस्क ने बोला, जो मुझे जेनुइनली थोड़ा लगा कि भाई आई नो यू आर ईवल, बट लाइक थोड़ा छिपाने की कोशिश करो कि इट्स लाइक दिस इज जस्ट सैंड। इट्स लाइक नहीं सर जी, आप बालू लेके नहीं बेचने की, ये बालू है, सीमेंट है। बालू सीमेंट में सबसे बड़ा कंटेंट होता है जिसे हम तो क्लिंकर कंटेंट। क्लिंकर आसानी से नहीं बनता है, उसमें मेहनत किया जाता है। और रहा बात कि ये जो आप कंक्रीट है, ये कंक्रीट भले आपका रॉकेट नहीं संभाल पाए, लेकिन ये बंकर ग्रेड कंक्रीट है, यानी कि इसे आप ज़मीन में गाड़ भी दीजिए, इसका कुछ नहीं होने वाला। यानी कि ये जो बारिश हुआ है वो वहीं रहेगा। इसको बोलना कि सैंड है, ये तो वही बात हो गया कि प्लास्टिक को मैं बोलूँ कि प्लास्टिक का कचरा हो रहा है। अरे प्लास्टिक थोड़ी हो, तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। मैथमेटिकली बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो ये कहना कि, और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का देख रहा हूँ कि इस लाइक सिर्फ सैंड है, इस लाइक कब से कॉन्क्रीट सैंड हो गया भाई? ये कहाँ से हुआ? ये कौन सी केमिस्ट्री है कि भैया सैंड इक्वल्स कॉन्क्रीट? बहुत चीज लगता है भाई, सारे मतलब सीमेंट बनाने वाले लोगों की तो चांदी हो जाएगी भैया बालू पैकेट में। चलिए, ये जेन्युइनली मतलब बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ये सब गलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, 10,000 साल में हो जाए, क्योंकि बोल रहे हैं ये सब इस तरह का सीमेंट जो है हम लोग बना के बेरी किए हुए हैं बहुत सारा चीज़ में, नहीं कुछ होता है, बहुत लंबे टाइम में कुछ होता है। तो वही समझिए, ये सब तुरंत डिकम्पोजिशन नहीं, और प्लस आप जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट डाले थे वो तो और भी नहीं होने वाला है। और फिर जो सैंड का रेन किए, फिर कंक्रीट की बारिश की, कंक्रीट के चंक्स टूटे। बोल रहे हैं ये चंक है, वो देखिए कैप है, ये इंसान से बड़ा साइज का है। यानी कि किसी भी चीज़ पे गिरा, वो किसी घर पे गिरा, घर गया, वो बहुत बड़ा है। ऐसा लिटर है, हर जगह लिटर है। तो ये और बहुत सारे एरिया तक, सिर्फ समुंदर में दिख रहा था छपक छपक जा रहा है, तो बहुत बड़ा एरिया में आपने कंक्रीट लिटर किया। सैंड तो आप कई किलोमीटर में किया, और कंक्रीट ही आप 1 किलोमीटर के अंदर कर डाले। और फिर नॉइस पोल्यूशन, रॉकेट को ऐसा चीज़, क्योंकि देखिए इंसान को आप हटा सकते हो, इंसान को आप सायरन बजा के कि भैया तुम निकल जाओ, हम रॉकेट लॉन्च करने। बर्ड्स कहाँ जाएंगे? जितने भी टर्टल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका तो वही जगह है ना, उसी लिए उसे प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ जोन करे। आप उसी में बूम बाम बड़ीम करोगे तो वो जाएंगे कहाँ? उसको थोड़े कोई आके हटाने वाला है। तो ये साउंड पोल्यूशन कर रहे हो। फिर आपका पर्टिकुलेट इमिशन, इंजन जो है काफ़ी अच्छा जलता है, लेकिन परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होता, उससे भी इमिशंस होते हैं, लेकिन बात एक बहुत कम होता है। अब बराबर बात कि आप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट के साथ ये करोगे तो उसका सबसे कम भी बहुत हो जाता है, तो वो धीरे धीरे पूरा एरिया को टॉक्सीफाई करने लगता है। तुरंत नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तुरंत नहीं हो कि आज लॉन्च किया कल टॉक्सिन हो गया, लेकिन धीरे धीरे पाइल अप होने लगेगा। और वही समझिए कि रैंडम वाइल्ड फायर जब देखो तब ये लॉन्च करते हैं, रैंडम वाइल्ड फायर लग जाता है। आप एक प्रोटेक्टेड एरिया में जब देखो तब मैन मेड वाइल्ड फायर स्टार्ट कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? तो यही सब समझिए कि ये लोग स्लो किल वाले सिचुएशन में आ गए। इन सब का कहना वही है कि आप जिस स्पीड से चल रहे हैं पिछले 3 साल में, आप इतना डैमेज कर चुके हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे 500 मतलब पेयर्स ऑफ बर्ड्स थे, 500 की जगह पे आप 10 बचे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे उनको साफ करते जा रहे हो, धीरे धीरे। आज 50 साफ हो गया, फिर अगले लॉन्च में 15 साफ हो गए, ऐसे मतलब स्लोली आप साफ कर दे रहे हो, मतलब कि हम लोग चाह के भी नहीं बचा पाएंगे। तो ये जेन्युइनली एक सीरियस बात है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो है ये 1 डेकेड्स का गेस बन रहा है लोगों का कि 1 डेकेड्स में साफ कर देंगे। 10 साल होते होते खत्म सर, ये जगह अब कोई मतलब नहीं है सर। सारे जानवर को आपने साफ कर दिया, समुद्र को आपने भूंज दिया, एरिया को टॉक्सीफाई कर दिया, बालू की बारिश कर दी। तो ये सीरियस बात है कि FAA पे, इसीलिए मिसाइल अब FAA पे मारा जा रहा है कि आप इस तरह का प्रिजर्व एरिया में कैसे आप दे दिया। यहाँ हाईवे का नहीं मिले, यहाँ शॉपिंग मॉल का ना मिले, किसी की चीज़ का नहीं मिलेगा, लोगों को घर बनाने का नहीं मिलेगा, और आप यहाँ पे रॉकेट साइट बना दिए। तो FAA पे चल रहा है। और FAA भी गुस्सा है कि भैया आपका फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम जो इतना गुलाटी मारा था वो होना नहीं चाहिए। आपने सिग्नल आया कि भैया ये लॉन्च कॉरिडोर से बाहर जा रहा है, बंद, काम खत्म। खत्म सर, वो खत्म क्यों नहीं हुआ? तो ये सीरियस मामला हो गया है। अब बात करते हैं स्पेसएक्स अपग्रेड क्या करेगा, ये जो गड्ढा बन गया इसको भरेगा कैसे? तो इनका हिसाब है कि ये वाटर कूल सैंडविच बनाएंगे। ये बोल रहे हैं ये पहले से था, वहाँ पे इनको था डिज़ाइन की, ये जो कंक्रीट पे, मतलब यही ऑड लग रहा है कि इनको पता था कि कंक्रीट शायद ना संभाल पाए, लेकिन शायद देखो एक बार संभाल के, इसलिए आपको पता है कि वो नहीं संभाल पाएगा, तो क्यों रिस्क ले रहे हैं? और आज उसको कोड़ने में टाइम लगता है, इसलिए अभी जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा कम नुकसान होता, उससे कम डिले होता। आप आराम से कोड़ के हटा लेते,
तो यहाँ पे पंप लगाए जाएंगे, पंप से पानी प्रेशराइज किया जाएगा और मतलब जो कंक्रीट भरेंगे उसके ऊपर एक स्टील का सैंडविच रहेगा, उस सैंडविच में छेद रहेंगे, उससे पानी सर्कुलेट होता रहेगा और वो ऊपर की तरफ शावर के तौर पे निकलता रहेगा। ये इनका वाटर डेल्यूज सिस्टम होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि वाटर के पास एक बेनिफिट रहता है कि अगर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाता है, वो सोनिक एनर्जी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि शॉकवेव का इंटेंसिटी वो काफ़ी कम कर सकता है। आप उसमें मार रहे हैं 150 डेसिबल का शॉक डाल रहे हैं, वो आराम से उसे उतार के 100 तक उतार सकता है, जिसके बाद वो डैमेजिंग कम हो जाता है। तो इसीलिए वाटर डेल्यूज सिस्टम यूज़ करते हैं। और उससे ये भी फ़ायदा है कि पानी का थर्मल कैपेसिटी इतना रहता है कि प्लेट को कुछ देर तक टिकना है, फिर उससे आप उस हीट निकाल लेंगे। यहाँ पे लेकिन समझिए दो इन्वर्स चीज़ एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। पहला बात है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एक्टिव कूलिंग, जैसे इंजन का बेल है आपका और उसको आप कूल रखना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि उसमें हम लिक्विड चलाएं, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि वो जो मेटल है वो थिक हो। बोले ऐसा क्यों? थिक मेटल में हीट का ट्रांसफरिंग स्पीड धीमा होता है ऑब्वियसली। जैसे मतलब अगर एक कागज़ है, कागज़ को आयरन के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गर्म है। क्यों? कागज तुरंत हीट ट्रांसफर दे। वहीं मोटा की कॉपी रखते हैं, कॉपी जलने लगेगा। बोले भाई ऐसा कैसे हो गया? कॉपी हीट ट्रांसफर नहीं कर पाया, वो वहाँ पे करने लगा। मेटल के साथ भी यही होता है, थिन मेटल आराम से हीट इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन अगर थिक मेटल है यानी मोटा मेटल है, वो गर्मी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। अब बात है उतने टाइम में वो पिघल भी सकता है। ये सीरियस समस्या होता है। और इसीलिए रॉकेट के जो नोजल्स बनाए जाते हैं तो ऐसे खास तौर पर बनाए जाते हैं कि जहाँ पे कूलिंग चैनल है, यानी जहाँ पे पानी चल रहा है वो बहुत नज़दीक हो आपका, मतलब हॉट एरिया से बहुत नज़दीक हो, जितना नज़दीक हो सके करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थिक मेटल के बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, बम बम थिक मेटल है, फोटोज़ में दिख रहा है, यही सब डालने वाला है, थिक मेटल है, लेकिन रिस्क है कि ये पिघल अभी भी सकता है, क्योंकि पानी के पास हीट जाए उससे पहले ही हीट पाइल अप हो जाएगा और वो पिघल सकता है। हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है, ऑब्वियसली करने के बाद ही पता चलेगा। तो यही समझिए इनका लॉजिक मैथमेटिकली सेंस बनाता है, लेकिन वही बात है कि रियल लाइफ में वो करेगा कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। और मुझे अभी भी भरोसा नहीं है इस टेक्नोलॉजी पे, कारण वही हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा चांसेस है कि अभी भी ये परपेंडिकुलर चल रहा है, अभी भी कि हम 90 डिग्री मारेंगे। सर 90 डिग्री ही समस्या है, बाकी आधा से ज़्यादा चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो। 90 डिग्री पे आप मारोगे वो फूट ही जाएगा, क्योंकि सोनिक एनर्जी जो होती है, यानी कि जो शॉक वेव बनते हैं वो बाउंस करने लगता है। हम लोग परमाणु बम जब ड्रॉप करते थे उसे कभी नहीं बनाया जाता कि ज़मीन फटो, कारण क्या था कि शॉक वेव बाउंस नहीं करेगा, तो उसको हमेशा एयर बर्स्ट रखा जाता था कि भैया ऊपर जाओ, बूम करो तो शॉक वेव जाएगा, ठीक है, वो सब जगहों को साफ करेगा। फिर उसका रीबाउंड शॉक बनेगा, जो बिल्डिंग किसी तरह से गलती से बच गया है उसको भी साफ कर देगा। तो इसीलिए जितने भी आप पिक्चर में देते हैं ढंग से बनाए जाते हैं उसमें हमेशा रहता है कि कभी भी न्यूक जा रहे हो एयर बर्स्ट होगा, कभी भी उसको ज़मीन पे नहीं फोड़ना है, एयर बर्स्ट करना है। तो वही समझिए, आप वही वाला लॉजिक कर रहे हैं कि शॉक डालेंगे, वो रिबाउंड शॉक करेगा, तबाही मचाएगा। तो 90 डिग्री से इनको शादी तोड़ना पड़ेगा, इनको डिवोर्स लेना पड़ेगा 90 डिग्री से। नहीं करेंगे तो चांसेस वही है कि फिर से मैं ये वीडियो बनाऊंगा 8-9 महीने बाद कि ये भी पुफ हो गया इनका। मतलब ये मेरा गेस है, गलत हो सकता है कि इतना पावरफुल मोटर लगाएं कि पानी को एकदम फोर्स कर दे, क्योंकि छेद है ये सब में कि छेद से पानी बाहर निकलता रहेगा, तो चांसेस है कि पानी का ही एक कर्टन जो है सबसे ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और वो ड्रॉपलेट्स में बदलेगा, ड्रॉपलेट से वो सोनिक शील्ड बना देगा कि भैया आवाज़ वो कम करे। होपफुली ये सब काम करेगा, लेकिन अभी टाइम लगने वाला है, अभी टाइम लगने वाला है, लंबा रास्ता होने वाला है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि यहाँ पे स्पेसएक्स ने बहुत गंदा बुबू कर दिया, ऐसा नहीं करना। ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, ये छोटा सा इनका लॉन्च टावर है, उधर पे उनका मेन प्रोडक्शन साइट है। ये एरिया को मतलब पहली बात इन्हें मिल कैसे गया, दूसरी बात बोले स्पेसएक्स पे ये FAA पे इसीलिए केस फाइल किया गया कि आप इतना सेंसिटिव एरिया कैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बूम बम ब्लीम करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और रहा बात कि इनको पता था कि आइडिया गलत है, ये खुद ट्वीट भी कर रहे हैं कि मे बी दिस इज नॉट ए गुड आइडिया, मे बी इट विल कम बैक टू बाइट। आ गया ना सर, बाइट कर लिया ना आपके इसमें। और दूसरा, एक न्यूज़ एजेंसी ने बहुत सही बात बोला था कि स्पेसएक्स का जो लॉजिक था कि रॉकेट बनाओ फोड़ो और उसके बाद फिर से बनाओ फिर फोड़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इससे काम हुआ, सक्सेसफुल हुए। लेकिन बात है कि आपका रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, आपका रॉकेट सैटर्न 5 से बड़ा रॉकेट है, वो चीज़ आप सैटर्न 5 पे आप लागू नहीं कर सकते, सैटर्न 5 का डबल पे तो कतई नहीं कर सकते। यानी बड़ा रॉकेट मतलब बड़ा बूम होगा, बड़ा मेस बनेगा, बड़ा क्लीन अप चाहिए होगा, ये समस्या है। इनका जो भी लॉजिक है वो सब ठीक है, लेकिन बात वही रहता है कि इतना बड़ा रॉकेट के साथ आप तबाही बोल रहे हैं कि लोग सेफ जोन में, वहां पे बालू का बारिश हो रहा है, कैसे हो गया? उत्तर रॉकेट में आपने इतना ज्यादा पावर दिया हुआ है, बड़ा रॉकेट के साथ बड़े रॉकेट जैसा आप उसको रिस्पेक्ट देना होगा ना। मतलब एक होता है ना कि मिर्ची पड़ा के आपके हाथ में फूट जाए, तकलीफ होगा, ऊपर नहीं जाएंगे। डायनामाइट लेके साथ आप ये नहीं कर सकते, वही वाला बात होता है कि रॉकेट इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, उसके हिसाब से ये ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और ये कि मतलब अरे लॉन्च करो, फूटेगा फूटेगा, इसलिए वो फूटेगा नहीं, फोड़ देगा। तो ये सीरियस बात है कि बड़े रॉकेट को इस तरह से नहीं कर सकते जैसे फाल्कन 9 को कर रहे थे। दूसरी बात, FAA के बाद सब बोल रहे हैं ना, 5 एजेंसी एक दूसरे एजेंसी से लड़ाई झगड़ा करती है, वहाँ पे 5 एजेंसी आ गई साथ में कि नहीं हमें तो FAA को फोड़ना पड़ेगा। ये आप अलाउ कैसे कर दिए इतना सेंसिटिव एरिया को
रॉकेट लॉन्च पैड देने का, कैसे? ये सर जी क्या हो गया? ये कैसे आपने कर दिया? और रहा बात कि उस जगह का जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, वो मुझे भी नहीं पता था ठीक से, और मैं केयर नहीं करता हूँ इसलिए मुझे नहीं पता था। लेकिन बात है कि जो लोग हैं, जो लोग वहाँ वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेटरी में मेहनत करते हैं, पहली बात जब देखो तब कंज़र्वेटरी आप ब्लॉक कर दे रहे हो कि हमारा टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है, बंद कर दे रहे हो, वो लोग जाके रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। और जो वो एरिया है काफ़ी उसका महत्वपूर्ण है इसके तौर पे कहिए, काफ़ी लोगों का वो स्पिरिचुअल एंसेस्टर ग्राउंड है, उसे ही आप ब्लॉक कर दे रहे हो। उसका भी एक अलग रूल है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब मिला के एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे एफएए की कुछ भी कर देते हैं, नहीं चलेगा। तो ये तो एक सीरियस समस्या हो गया। और रहा बात की सब चीज़ है, ड्राई ये क्या बोलते हैं कि लोग बोलते हैं वाटर डेल्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बिना उसके भी बनता है, बिना उसके भी रॉकेट है, बिना उसके बहुत सक्सेसफुल रॉकेट है। ये रशियन रॉकेट है, बिना उसके चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि जिस जगह पे है वहाँ पे इतना ठंडा पड़ता है कि वहाँ पानी रखेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, प्लस वहाँ पानी है भी नहीं उतना। तो एक फ्लेम ट्रेंच है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 90 डिग्री से बदल गए कि भैया हम 90 नहीं देंगे, हम 45 दे देंगे, काम खत्म। देखिए टावर है, टावर के नीचे ट्रेंच है, ट्रेंच से ऐसे बाउंस होकर निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ही नहीं है सर, लोड ही नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं है सर। पानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस उनको जगह दे दो, भैया तुम निकल लो। मेन वही करना है। ये आराम से ऐसा ट्रेंच कर सकते हैं कि समुद्र वाले साइड में चला जाए, भैया तुम निकल लो। या हमको नहीं लगता समुद्र में समुद्र वाले साइड जाने देंगे, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व है टर्टल्स का। तो मतलब इधर डालो या इधर डालो, कुछ भी करो, मतलब आराम से ये कर सकते हैं। फिजिक्स मना नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग है, लगभग ये 50 साल से चल रहा है, सिस्टम नोन है। तो बिना फ्लेम डाइवर्टर्स के, बिना फ्लेम ट्रेंच के एफएए अप्रूवल कैसे दे दिया? एफएए का यही काम है। देखिए कंपनी बेवकूफ़ी करती है, नॉर्मल चीज़ है। गवर्नमेंट नहीं बेवकूफ़ी करे, मतलब दो दिमाग हम लोग इसीलिए लगाते हैं, या तो कंपनी सही करे या तो गवर्नमेंट सही कर दे। दोनों ने बेवकूफ़ी कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा? तो वही समझिए, अब जिनके लिए वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो तो पूरा मिसाइल मारने पे आ गए एफएए पे। और ये समझिए कि थिंग बहुत अच्छे से इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। बोलो रशिया एग्जांपल दिखा रहा है कि कैसे आप ड्राई लॉन्च कर सकते हैं। आपको ड्राई लॉन्च करना है ना, कीजिए। आप बोलेंगे समुद्र है तो ड्राई लॉन्च क्यों चाहिए? बात है कि आप साल्टी पानी नहीं यूज़ कर सकते। सॉल्टी पानी करेंगे, इवेपोरेट करेगा, और वो इवेपोरेट करके हर चीज़ को कोराइड कर देगा। सॉल्टी वाटर अगर स्टीम वाले फॉर्मेट में है, वो बहुत करोसिव होता है, बहुत ज़्यादा करोसिव होता है, और उतना ज़्यादा वहाँ हीट रहता है कि आपको फ्रेश वाटर भी थोड़ा सा करोसिव करने लगता है। सॉल्टी वाटर तो सीधे साफ कर देगा। अच्छे अच्छे स्टील को बोलेगा भैया आप हट जाओ। तो इसी कारण से इनको फ्रेश वाटर चाहिए, समुंदर का पानी नहीं यूज़ कर सकते। तो ड्राई कर लो, ड्राई का ऑप्शन है, कर लो भाई। तो वही समझिए कि इनको प्रॉब्लम ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, एफएए को भी सॉल्व करना पड़ेगा और स्पेसएक्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे बस लॉल करते हुए चलते जाएं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। अब देखिए हो सकता है कि यूएस आर्मी डिवीजन या आर्म्ड फोर्सेस आके बोल दे कि भैया हमारे लिए स्पेसएक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपका हम सारा ओवर रूल कर देंगे। किया जा सकता है, चांसेस कम है, लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। मामला गंभीर है, मतलब वही बोला, बड़ा रॉकेट, बड़ा बूम, बड़ा समस्या बनता है साफ करने के लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेसएक्स का लॉन्च पैड के बारे में, बोको चिका में जो बूम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते, दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।